और स्वाति मैम आपको एंट्री ले तो आप एंट्री दे दीजिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके वासव, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं तब तक। बेसिकली 10.1, 10.2 एंड 10.3 सेशन वी हैव डन, हमने ये कर चुके हैं एंड विद न्यूमेरिकल सब कुछ हमारा सॉल्व, वो वाला पार्ट हो चुका है। आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क भी सबमिट कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज कर दो, बिकॉज अगेन मुझे बार बार आपको ये याद नहीं दिलाना चाहिए कि वो होमवर्क आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। आप ही को काम आएगा आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में। वीडियोस जिनके अभी भी ऑफ आ रहे हैं प्लीज ऑन कर लो, अगर आपके नेटवर्क इश्यूज बिल्कुल नहीं है। टेन 10.4 एंड 10.5, अब 2 सेशन हमारा चैप्टर नंबर 10 में बचता है। 10.4 बहुत बड़ा सेशन नहीं है, पर 10.5 थोड़ा लेंथी सेशन है। चैप्टर 7 का एक बार मैं रिमाइंडर देता हूं, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 का। सो आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ऐसा ना हो कि आपको एकदम शॉक लगे और एग्जाम तो आ गया, ये शॉक की सिचुएशन में ना हो, इसलिए पहले आपको मौका दिया था। नो नेशन चैप्टर 7 का मतलब होता है पूरा चैप्टर 7, पूरा, नॉट सेशनल। तो कंप्लीट चैप्टर का होगा, थ्योरी, न्यूमेरिकल, शॉर्ट आंसर टाइप, सब उसमें कवर हो जाएगा आपका। ओके आदित्य, वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, आपको नहीं मिल रहे हो तो कांटेक्ट कर लेना। न्यूमेरिकल वाले वीडियो लेक्चर्स सिद्धनाथ सर ने कर दिए होंगे, तो जिसको जिसका जरूरत है प्लीज कर लेना। 7.4 सेशन की न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली बाकी सब सेशन से थोड़े से टफ लग सकते हैं, बट अगेन बहुत बड़ा वैरायटी नहीं है, तो एक बार अगर आपने कर लिया, उसे समझ लिए, तो आपको हेल्प हो जाएगा एग्जाम में। अभी मैं चैप्टर 10, 10.4 स्टार्ट कर रहा हूं। इस सेशन में हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई ये विस्कोसिटी क्या है और कैसे लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज्यादा होती। कुछ आइडिया मैंने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी दिया था, बट कुछ लिक्विड्स होंगे जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी एक अच्छा कंसेप्ट है, वो उसका डेरिवेशन करेंगे और ये सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा तब तक। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि स्ट्रीम लाइंस क्या होती है। कोई मुझे हेल्प करेगा? स्ट्रीम लाइन में मैंने आपको स्टार्टिंग में 10.2 में बताया था कि भाई स्ट्रीम लाइन करके कुछ होता है, क्या होता है वो आपका जिम्मेदारी था अभी तक याद रखने का। यस निश्चित। सर स्ट्रीमलाइन मतलब जो जब बॉडी स्ट्रीमलाइन फ्लो में होती है तो वो जो पाथ कवर करती है ना फ्लूइड, जो स्टेडी फ्लो में, उससे यस, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। और बेसिकली स्ट्रीम लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ऐसा बोल सकते हैं ना निश्चित हम। यस सर। जो हमें क्या हेल्प करता है, एक लिक्विड के पाथ को इमेजिन करने में। जैसे कि एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती थी, मानस याद है, जब हम बोला करते थे कि फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और लिटरली हम ड्राइंग बनाते थे, बट ऐसा किसी मैग्नेट के आजू बाजू आप ऑब्जर्व नहीं करते हो। वैसे ही जब लिक्विड फ्लो हो रहा होता है किसी ट्यूब में, तो उस ट्यूब में अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की पाथ के अलोंग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे, उसकी ट्रेजेक्ट्री के अलोंग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे, तो इन्हें बोला जाता था स्ट्रीम लाइंस। अब आपको यह पता होना जरूरी है कि ये जो स्ट्रीम लाइंस है, ये ऐसा तो होगा नहीं कि ये स्ट्रीम लाइन और इसके बीच में कांटेक्ट नहीं होगा। ये तो मैंने भी आपको समझाने के लिए 3 बनाई है। हर लेयर दूसरी लेयर के कांटेक्ट में होती है, ऐसा तो नहीं होता लेयर फिर हवा, एयर आ गई, फिर लेयर, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली सब कांटेक्ट में होती है। तो जब ये लेयर्स मूव कर रही होती है, तो आपके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट आता होगा कि भाई 2 लेयर्स है,
एक दूसरे के ऊपर इनका मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन को हम रिलेटिव मोशन बोला करते थे। तो कुछ तो आता होगा वहां पे, चैप्टर 5 में ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। दो, वेरी गुड मानस, केशिनी वेरी गुड। फ्रिक्शन, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन कर रही होती थी तो हम बोलते थे उनके बीच में फ्रिक्शन आता है। तो यहां पर भी वो फ्रिक्शन प्रेजेंट है। जब एक स्ट्रीमलाइन दूसरी स्ट्रीमलाइन के ऊपर मूव कर रही होती है तो उनके बीच में एक टाइप का रिलेटिव मोशन होता है और वहां पर फ्रिक्शन आ जाता है। अब अगर आपको इसको इमेजिन करना हो तो ऐसा एक एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास में भी दिया था। सिंपल सी चीज है, अगर ये फ्रिक्शन होता नहीं तो आप एक ग्लास पानी लो और जमीन पर ढोल दो। मतलब आपने इनिशियली कुछ फोर्स दिया, उसका कुछ वेलोसिटी आया। अब अगर ये फ्रिक्शन होता नहीं तो उस पानी को पूरा टाइम फ्लो ही होते रहना था। आपने तो उसको फोर्स दे दिया, आपने यहां से ढोला और पहुंच गया इंस्टीट्यूट, मतलब आपके घर से। ऐसा तो कभी नहीं होता, एक एक सर्टन डिस्टेंस के बाद जाकर वो फ्लो होना बंद हो जाता है, रुक जाता है। क्यों होता होगा? क्योंकि जब वो फ्लो हो रहा था तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक टाइप का फ्रिक्शन आया और उस फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 करके वो रुक गया। अब ये फ्रिक्शन लिक्विड टू लिक्विड वेरी करेगा, ये आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर मैं आपको हनी बोलता कि सही भाई सेम अमाउंट का हनी फेंक दो आप जमीन पे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप ये सोचेंगे कि नहीं यार हनी और वाटर सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। नहीं, हनी कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एज कंपेयर टू वाटर। तो किसी में वो फ्रिक्शन ज्यादा होता है और किसी में वो फ्रिक्शन कम होता है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज पर, कि भाई किसी लिक्विड के अंदर वो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे क्या, उस लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है। और जब वही फ्रिक्शन किसी लिक्विड में कम होगा तो हम बोलेंगे उस फ्रिक्शन उस लिक्विड की विस्कोसिटी कम है। तो जो प्रॉपर्टी लिक्विड की ये हमें सजेस्ट करती है कि इसके पास फ्रिक्शन ज्यादा होगा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, उसके पास कम होगा, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। समझना इनिशियली थोड़ा सा टीडियस लगता है, बट मैं इसका डेफिनेशन लिखवाता हूं और जैसे जैसे सेशन में हम आगे जाएंगे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। बट इतना क्लियर रखना कि विस्कोसिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। कैसी प्रॉपर्टी? जिस प्रॉपर्टी से हमें यह पता लगता है कि कौन सा लिक्विड में फ्रिक्शन ज्यादा होने वाला है, किस लिक्विड में फ्रिक्शन कम होगा। तो प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रख दिया? विस्कोसिटी। बट अगेन फ्रिक्शन बहुत कॉमन वर्ड है, हमने तो चैप्टर 5 में भी पढ़ा था फ्रिक्शन। वो चैप्टर 5 वाला जो फ्रिक्शन होता था वो होता था सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जब वो दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में लगे। अगर एक सरफेस है और एक बॉक्स है और आप उस बॉक्स को आगे स्लाइड करवा रहे हो तो यहां पर एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता था, तो ये होता था सॉलिड फ्रिक्शन। बट ये फ्रिक्शन जो लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में लगता है, इस फ्रिक्शन को हमने क्या नाम दिया? विस्कस ड्रैग। तो याद रखना, लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग। वैसे ही चलो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, एयर में जो फ्रिक्शन लगता है, आप सभी जब ट्रैवलिंग करते हो टू व्हीलर्स पे लेट से, तो आप एक टाइप का अपोजिंग फोर्स फील करते हो। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी होती है तो मतलब आपको लग रहा होता है कोई आपको अपोज कर रहा है, और हम बोलते हैं वो एयर में एयर का फ्रिक्शन होता है। बट उसका नाम क्या होता है? केशिनी वेरी गुड, एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग, ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाता है कि भाई एयर ड्रैग है वहां पर। तो हवा में अगर फ्रिक्शन लगेगा तो एयर ड्रैग बोलेंगे या एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे। लिक्विड में लगेगा तो हम बोलेंगे विस्कस ड्रैग, और नॉर्मली सॉलिड सरफेसेस पे लगता है तो उसको हमने नाम दे दिया सॉलिड फ्रिक्शन। यहां तक किसी को डाउट है? निशित, कोई डाउट है आपको? ऑलराइट ऑलराइट। सो सबसे पहले सभी लिखेंगे विस्कोसिटी का डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता तो होना चाहिए ना विस्कोसिटी होता क्या है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट
गलत वे में भी इस टर्म को यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो यूज कर लेते हैं। तो पहले लिखिए, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। Viscosity is the property of fluid by virtue of which viscosity is the property of fluid by virtue of which an internal force of friction comes into play whenever there is a relative motion between the different layers of liquid. So what is viscosity? Viscosity is the property of fluid by virtue of which, जिसकी वजह से an internal force of friction comes into play. But ये friction कब लगने लगता है? जब there is a relative motion. अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस पे मूव करेगी, relative motion होगा, तभी जाके ये friction लगेगा। So प्लीज ये याद रखिएगा कि जब तक दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में ये रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होने वाला, पर जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ विस्कस ड्रैग एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, वो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड टू लिक्विड वेरी करती है। बट वो प्रॉपर्टी करती क्या है? वो एक विस्कस ड्रैग लगाती है दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में। अब अगर वो हनी हुआ तो ये विस्कस ड्रैग ज्यादा होगा, वाटर हुआ तो विस्कस ड्रैग कम होगा। ठीक है, ऑलराइट, यस केशनी। सर ये तो लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड और गैस टू गैस हुआ, पर अगर जैसे वाटर फ्लो कर रहा है जमीन पर तो सॉलिड टू लिक्विड भी कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो उसको कोई स्पेशल नेम नहीं दिया? स्पेशल नेम नहीं दिया है वहां पर डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा। मैं थोड़ी देर पे उस पर आने भी वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक लॉ बताना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो। बट एक बात सही है, नाम हमने स्पेसिफिक कुछ भी नहीं रखा है, नाम ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फ्रिक्शन होगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा। ठीक है सर, यस सर। अब जब बात आई है कि एक नया टाइप का फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं, आज जो हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया वो कौन सा था? वाटर की डिफरेंट लेयर के बीच में, लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगने वाला, जिसको हमने नाम दिया विस्कस ड्रैग। तो ये विस्कस ड्रैग और सॉलिड फ्रिक्शन जो चैप्टर 5 में पढ़ के आए हैं, इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी भी होगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, तो वो हमें जानने जरूरी है। अब डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी मत लिखना, उसको विस्कस ड्रैग कर लेना। मैं विस्कोसिटी वर्ड यूज नहीं करूंगा। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड एंड विस्कस ड्रैग इज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स। तो विस्कस ड्रैग और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंस आपको दो दिए गए। पहले तो वो दो समझो, रीड करो नोट से, और उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। और कोई आपको डिफरेंस अगर नजर आता है कि सर ये यहां पे तो नहीं लिखा है पर होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है, तो है तो सही, तो आपको मुझे वो सजेस्ट करना है कि वो और डिफरेंस क्या हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट आपको मुझे बताना रहेगा। और ये तो बात हुई डिफरेंसेस की कि भाई डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, पर इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी होगी, वो सिमिलैरिटीज भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे वो भी आपसे पूछनी है सिमिलैरिटी, और मैं लिखवा भी दूंगा वो वाला पार्ट। बट स्टिल आपको पहले तो जो दो गिवन पॉइंट्स है उन्हें समझो, क्या समझ आ रहा है? अगर आपका फ्रिक्शन चैप्टर 5 का क्लियर होगा तो ही समझ आ पाएगा। चैप्टर 5 में अगर आपने फ्रिक्शन टॉपिक को लूजली हैंडल किया था कि यार छोड़ देंगे, तो वो तो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वहां पर कुछ फ्रिक्शन के बारे में चीजें बताई गई थी
कब वो फ्रिक्शन लगता है, कब नहीं लगता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है, किससे नहीं होता है। चैप्टर 5 याद रखना जरूरी। पहला पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? वहां पर हमने क्लियरली ये पढ़ा था फ्रिक्शन चैप्टर नंबर 5 में कि वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी टू सरफेसेस पे डिपेंड करता था। याद करो सॉलिड फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? F इज टू म्यू है। बहुत न्यूमेरिकल में लगाया होगा आपने, अगर आप जेई नीट कर रहे हो तो बहुत जगह चैप्टर 5 में लगा होगा। तो ये वहां का फॉर्मूला होता था। तो फॉर्मूला अगर ये है तो फिर फ्रिक्शन डिपेंड भी इन दोनों पे ही करता था और कोई तीसरी चीज पे वो डिपेंड नहीं कर रहा होता था। यहाँ पे वो लिक्विड का एरिया कितना है सरफेस का, उस पे ये विस्कस ड्रैग डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, अगेन सेकंड पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया मेरे फॉर्मूला समझाने से। तो इन दोनों को पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मुझे थर्ड पॉइंट सजेस्ट करो कि और क्या डिफरेंसेस सॉलिड फ्रिक्शन रिस्क में हो सकते हैं। निष्ठा डेंसिटी में भी मास तो आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट, तो वो इररेगुलरिटीज, इररेगुलरिटीज का मतलब क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा? अरे सर लाइक दो, अगर सॉलिड फ्रिक्शन की बात करें तो दो फोर्सेस के बीच में जब दो बॉडीज के बीच में जब इरेगुलरिटीज होती है तभी फ्रिक्शन लगता है, जबकि विस्कस ड्रैग में ऐसा नहीं होता। इधर भी ऐसा होगा, क्यों नहीं हो सकता है? इररेगुलरिटीज मतलब तू सरफेस की रफनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अब देख, क्या तेरे घर पे जो टाइल्स है वहां पे अगर तू कोई एक फ्लैट पेज रख देता है तो वहां पे तुझे तेरी नेकेड आई से वो इररेगुलरिटीज इन दी सरफेस दिखती है? नहीं, बस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वो दिखता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो भी कोई ऐसा नहीं होगा कि फ्लैट होगा, उनमें भी इररेगुलरिटीज थोड़ा ऊपर नीचे, वो तो उल्टा और लिक्विड है उसमें तो ज्यादा हो सकता है सॉलिड के कंपैरिजन में। वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लिक्विड टू लिक्विड वेरी भी करेगा, बट वो डिफरेंस चलो मैं बता देता हूँ। okay. और बहुत सारे हो सकते हैं, आप बहुत सारे सोचोगे, मैं एक आध बता देता हूँ, फिर मैं सिमिलैरिटी पे जाना चाहूंगा। ये वाला जो विस्कस ड्रैग है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो विस्कस ड्रैग है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स। आप सभी ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आदि, यस आदि स्विमिंग पूल में तो कभी ना कभी गया होगा, यस और नो? गया गया, बहुत ऑब्वियसली जी, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल नहीं तो मेरी आवाज आ रही है आदि को? हाँ सर, थोड़ा सा लैग है बट चल जाएगा। हेलो, यस आदि, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ऑलराइट। सो मैं ये कह रहा था आदि कि अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, अगर अकेले हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, स्विमिंग पूल में वॉक कर रहे हैं, तो आपने एक डिफरेंस फील किया होगा। आदि आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वेट करो, मैं यही चीज ज्वलिन का नेटवर्क सही चल रहा है क्या?
चेक करते। ज्वलन, आपको आवाज आ रहा है मेरा? क्योंकि आपका मुझे नहीं आ रहा है, किसी और को आ रहा है। बोलो सर। अरे अरे, चालू થઈ ગયું એ हाँ ચાલુ हाँ, ज्वलन जाग गया, ज्वलन जाग गया। ज्वलन, बेसिकली सेम क्वेश्चन था कि अगर आप जनरली जब रिवर हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गए, या फिर सी पर गए हो, बीच पे गए हो, तो जब वाटर में हम वॉक कर रहे होते हैं और नॉर्मली हम ग्राउंड पर वॉक कर रहे होते हैं, क्या डिफरेंस फील होता है ज्वलन? क्या डिफरेंस लगता है? मतलब इजीनेस कहां पर ज्यादा फील करते हो वॉक करने में? लैंड पे, जमीन पे। जमीन, लैंड, मतलब सरफेस पे इजी रहता है, पर सारा हम्म। वाटर में चलना हो तो थोड़ा डिफिकल्टी, मेहनत करनी पड़ रही होती है हमें। या हाँ। कभी कभी एक किसी ने नहीं किया हो तो ऐसा करना, आपके घर में अगर मे बी कुछ अगर बकेट बड़ा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप पानी में हाथ डालना और उस हाथ को तेजी से मूव कराना, आपको कुछ फील होगा कि इतना इजीली हवा में जितना तेज आप हाथ मूव करा सकते हो, वाटर में बहुत तकलीफ होता है। बट ज्वलन, कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आपने स्विमिंग पूल में हो तो मस्ती मजाक सब करते हैं ऐसे, मतलब कोई किसी को उठा के फेंक देता, ऐसे हमारे उसमें हो जाता था, तो मुझे नहीं पता आप लोगों में कितना ये कॉमन है, बट हाँ, ये मस्ती में किसी एक को टारगेट करते कि नहीं आज इसका पीछा करते हैं, इसको उठा के फेंकेंगे, और जब पता लग जाता है कि भाई हम टारगेट है तो दौड़ना पड़ता है कि भाई भागना तो पड़ेगा। या आपने वॉलीबॉल खेला हो कभी, तो दौड़ते वक्त क्या चीज डिफरेंट हो जाती है जब आप वॉक कर रहे थे सेम लिक्विड में? मेरा क्वेश्चन इतना ही है कि जब आप वॉक कर रहे थे तो आपने कुछ डिफिकल्टी फेस की, वो आपको पता लगा, क्यों? क्योंकि आपको ग्राउंड पे चलने वाला इफेक्ट पता है, ग्राउंड पे तो इजीली चल सकते हैं, पर वही वॉक करने की बारी स्विमिंग पूल के अंदर आ जाती तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है, मतलब वहां पे फ्रिक्शन हम लेयर्स के बीच में ज्यादा था, इसलिए हम इजीली, क्योंकि जब आप मूव करते हो तो लिक्विड की लेयर्स भी आपके साथ मूव करती है और वो अपोज करती है आपके मोशन का, इसलिए आपको डिफिकल्टी होता है चलने में। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसी पानी में दौड़ने लग जाओ तो क्या आपके साथ साथ लिक्विड लेयर्स का वेलोसिटी भी बढ़ेगा जो कांटेक्ट में आपकी बॉडी के, और उस वक्त आप क्या फील करते हो? वेरी गुड, मुझे आंसर आया दूती, मोर अपोजिंग फोर्स, मतलब वो फोर्स जो वॉक करते वक्त कम लग रहा था, साला दौड़ते वक्त बहुत तेज लगने लग गया, ज्यादा लगने लग गया, मतलब आपको डिफिकल्टी फेस ज्यादा होती है दौड़ने में, और आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो फ्यूचर में याद रखना, दौड़ के देखना पानी में फूक निकल जाएगी पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह। तो यही चीज मैंने थर्ड पॉइंट में बताई कि ये जो विस्कस ड्रैग होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी, जो दो लेयर्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी उसके साथ बढ़ जाता है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू डिफरेंट लेयर। बट ऐसा कोई भी केस सॉलिड फ्रिक्शन में नहीं हुआ करता था। सॉलिड फ्रिक्शन का अगर किसी को ग्राफ याद है तो ऐसा एक ग्राफ बनाया था, पहले आता था स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू, और फिर थोड़ा सा नीचे जाकर ये सीधा हो जाता था। ये जो पार्ट सीधा होता था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था? काइनेटिक फ्रिक्शन को। यहां पर होता था अप्लाइड फोर्स, सॉरी ये होता था फ्रिक्शन और ये होता था अप्लाइड फोर्स। चैप्टर नंबर 5.4 सेशन में ये था। तो ये वाला पार्ट स्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि एक बार बॉडी मूव करने लग जाती है तो फ्रिक्शन कौन सा लगता था? काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट होता था वेलोसिटी से। आप कितना भी तेज चले या स्लो चले, वहां पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा म्यू के एन से ही निकाला जाता था। इट इज कांस्टेंट फ्रिक्शन, ये हमने ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट यही है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू सॉलिड सरफेसेस। यहाँ का थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू सॉलिड सरफेसेस। तो ये वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है दो सरफेस के बीच का, जो रिलेटिव वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं। बहुत कम चांसेस है ऐसा कोई डिफरेंस आपसे पूछेगा एग्जाम में, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज में ये सब लिखवा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग के बीच का डिफरेंस क्या है। ये तीन डिफरेंस मोर देन इनफ है। कोई मुझे सिमिलैरिटी बता सकता है?
कि इन दोनों फ्रिक्शन की सिमिलैरिटी क्या होती होगी। एटलीस्ट 3 सिमिलैरिटी है, 3 डिफरेंस की बात की तो 3 सिमिलैरिटीज भी हो सकती है। वेरी गुड निष्ठा, निष्ठा का पॉइंट सही है, उस पे भी आता हूं निष्ठा में। यस केशिनी, Sir, both opposes motion. वेरी गुड, बोथ अपोजेस द मोशन। ठीक है, वेरी गुड, यही मुझे आंसर निष्ठा ने भी दिया। वेरी गुड, एंड हृदय दोनों अपोजिंग फोर्स है। वेरी गुड, हृदय का भी आंसर यही है। तो पहला पॉइंट लिखो, बोथ अपोजेस द मोशन। सिंपल सी चीज है। अरे फ्रिक्शन हुआ, वो वाटर में लगे, एयर में लगे, सड़क पे लगे, कहीं भी लगे भाई, फ्रिक्शन है मतलब मोशन का तो अपोज ही होना है। तो बोथ अपोजेस द मोशन, बॉडी के मोशन का अपोज होता है। निश्चित बोलता है सर एक्ट्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वो उसमें आ जाता है, अपोज कर रहा है मतलब मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और कोई एक पॉइंट तो सबको मुझे बताना चाहिए, मैं थोड़ा हिंट देता हूं तो आपको शायद आइडिया लगेगा। अभी अगर मैंने इस स्केल को इस पेज पर रख दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे ये आंसर करना है क्या फ्रिक्शन होगा या नहीं। जब मैंने इस स्केल को सिर्फ इस फ्लैट सरफेस पे रख दिया है तो इज देयर एनी फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन दिस स्केल एंड दिस पेज। आंसर यस और नो में आपको मुझे बताना है। यही आपका जज, मैं यहीं से जज कर लूंगा चैप्टर 5 आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। केशिनी वेरी गुड, हर किसी को नहीं पता होगा इसका आंसर, क्योंकि मुझे पता है ये फ्रिक्शन का बड़ा टेढ़ा टॉपिक है वाला। केशिनी का छोड़कर सभी के आंसर रॉन्ग है। केशिनी ने आंसर नो दिया है और आंसर नो है। देयर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन दिस स्केल एंड दिस सरफेस। ऐसा क्यों केशिनी, आपको क्यों लगा? सर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे और इंटरनल फोर्सेस जीरो हो जाते हैं। वेरी गुड। अरे मैं फ्रिक्शन का थोड़ा सा आपको डेफिनेशन रिकॉल करवाता हूं। फ्रिक्शन इज द फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। मतलब इस फ्रिक्शन को लगने के लिए दो सरफेस को कांटेक्ट में आना जरूरी है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। फ्रिक्शन इज द फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इफ दे हैव रिलेटिव मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन। याद है ये वर्ड, इंटेंशन ऑफ मोशन। मतलब या तो इस स्केल के इंटेंशन, नियत हो मूव करने की, या ये एक्चुअली मूव कर रही हो। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जब मैंने इसको यहां पे रखा तो क्या ये मूव करना चाहती है इस पेज के ऊपर? तो आंसर है नो। उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है मूव करने का, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो देयर इज नो इंटेंशन और ना रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शन नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब मैं इस स्केल को मेरे हाथ पे रख के मेरे हाथ को थोड़ा इंक्लाइन करता हूं, तो क्या अब इस स्केल के इंटेंशन है नीचे जाने के? यस, वो जाना चाहती है बट जा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे फ्रिक्शन ने उसको रोक के रखा है। तो ये चीज बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होती, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि भाई क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है। आपको क्या लगता है कि जैसे ही दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाएगी फ्रिक्शन लगना लग जाएगा? अरे ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शन लगने के लिए ये दो कंडीशन होनी जरूरी होती थी, या पहली सरफेस दूसरी सरफेस पे मूव करना चाहती हो, मतलब उसके इंटेंशंस हो, दूसरा वो एक्चुअली मूव कर रही। तो ना ये एक्चुअली मूव कर रही थी ना इसके कोई इंटेंशन थे। बट अगर इसी को मैंने अब लेट से मैं इस पे इधर से फोर्स लगाने लग जाता, लेट से 5 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, और ये अभी भी अगर मूव नहीं कर रही है, तो मतलब इस वक्त इसके इंटेंशंस तो है मूव करने के, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं, बट कोई तो है जो पीछे इसको
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के रोक रहा है, क्योंकि न्यूटन ने तो बोला था F इज इक्वल टू ma। तो अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी में एक्सेलरेशन आना चाहिए, और अगर मेरे फोर्स लगाने के बावजूद एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, दैट मींस कोई तो है जो मेरे लगाए हुए फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है, विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस केस। जाकर एक बार मेरे 5.4 सेशन का रिकॉर्डिंग लेक्चर वापस देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये फ्रिक्शन भी तभी एक्टिवेट होता है जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो सरफेसेस के बीच में, और अभी मैंने समझाया था विस्कस ड्रैग में भी। अगर पानी, अगर कोई भी लिक्विड स्टैटिक सिचुएशन में है, कंटेनर में फिल करके रख दिया, मूवमेंट नहीं है दो स्ट्रीम लाइंस के बीच में, तो ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये फ्रिक्शन तभी एक्टिवेट होगा जब ये फ्लो हो रहा होगा, तभी इनके बीच में ये रिलेटिव मोशन आएगा लेयर्स के बीच में। तो पहला सिमिलैरिटी तो आपने मुझे सही बताया, बोथ अपोजेस द मोशन। सेकंड लिखिए, बोथ विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। और कुछ आंसर? परफेक्ट हृदय, परफेक्ट आंसर है। जो मैं लिखवा रहा हूं वही आपने मुझे भेजा। Both viscous force and solid friction comes into play whenever there is a relative motion. जब भी रिलेटिव मोशन होगा, फिर वो दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में हो या दो स्ट्रीम लाइंस के बीच में हो, ये तभी एक्टिवेट होते हैं दोनों। तो बोथ विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। निष्ठा ने बताया सर एक्ट्स टेंजेंशियली अपोजिट टू दी बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो ये भी ट्रू है, वैसे तो दोनों ही सरफेस से टेंजेंशियल लग रहे होते हैं फ्रिक्शन, तो ये भी चल जाएगा। बट एक और, दोनों ही फ्रिक्शन, जैसे कि मैंने अभी हाल हृदय से बात की थी, बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अरे जब तक मॉलिक्यूल के बीच में ये अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक ये फ्रिक्शन नहीं लगता था। चैप्टर नंबर 4 5.4 में भी ये समझाया था, चैप्टर नंबर 5.4 सेशन में, कि जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे रखी जाती है तो इन सरफेस के बीच में इररेगुलरिटीज होती, जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देख सकते हैं। मतलब सरफेसेस जैसी दिख रही है वैसी एक्चुअल में है नहीं, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ये रोड उबड़ खाबड़ है, ऐसा बोलते हैं ना, जो रफ सरफेसेस होती है। तो इनमें क्या होता है, एक टाइप की इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर खिसकाना चाहते हो तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, एक सरफेस के वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरी सरफेस पे चले जाते हैं। तो जिस सरफेस से निकले हैं वो सरफेस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। मैं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में नहीं जाऊंगा, चैप्टर 12 का, सॉरी स्टैंडर्ड 12 का पार्ट है, तो ऐसा लगेगा किसी को सर क्यों एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हो, अभी हाल यही अंदर नहीं जा रहा है। बट ये आपको बताया जाता था चैप्टर 5 में, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस है। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपके 11th करिकुलम में चैप्टर 1 में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये पूरे 12th में हम पढ़ने वाले, 11th 12th में मिलाकर। तो अब बताओ फ्रिक्शन इन चारों में से किसका सब टाइप होगा, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। अगर 5.4 सेशन आपने अच्छे से पढ़ा है तो फर्स्ट पेज के नीचे नीचे ही आपको ये ज्ञान बांटा गया है वहां पे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। क्यों? क्योंकि जब वो रब करते हैं तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, तो बोथ थर्ड सिमिलैरिटी, बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ये सिर्फ मैंने आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में हो इसलिए ये सब चीजें बताइए कि डिफरेंसेस क्या है। और एक चीज आपको फिक्स हो जाए अब कि भाई वाटर की डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। ये वर्ड अब आपको याद हो जाना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है?
मानस बोथ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सर्फेसेस। वहां पर भी सरफेस रफ है, सरफेस स्मूथ है, वहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो जाता था। यहाँ पे लिक्विड्स पे डिपेंड करेगा, लिक्विड कैसा है, हनी है तो ज्यादा लगेगा, तो सही है। नहीं, यस यस हृदय, होता है, उस पे आ रहा हूं मैं, होता है। अब वो मैं डिराइव करवाता हूं। उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक टर्म, वो मैं टर्म आपको समझाने का ट्राई करता हूं। अपने दिमाग सब इमेजिन करना रिवर का सिचुएशन। जब हम रिवर की बात कर रहे होते हैं तो ये हो गया हमारा लेट्स से ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, और उसके ऊपर रिवर ऐसे फ्लो कर रही होती, कहीं डेप्थ कितनी भी हो सकती है, बट कहीं पे जाके तो ग्राउंड आएगा ना, सरफेस आएगी। ऐसा तो है नहीं हवा में पानी चल रहा है। तो यहां पे इसके ऊपर है वाटर आपका। अब आप सबसे पहले ये समझो, वाटर के भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर जो होगी, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, क्या वो लेयर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग, एक्सपीरियंस कर रही होगी? क्योंकि देखो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ग्राउंड थोड़ी ना मूव कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना रिवर भी गई ग्राउंड भी चला गया आगे, ऐसा नहीं है। जब हम बेसिकली हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, हम खुद अर्थ पर है। आप बोलोगे सर हम तो अर्थ के बाहर से देख रहे थे तो ग्राउंड भी मूव कर रहा है, तो वो वाले सिचुएशन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जहां पर आप रिवर देख रहे हो वहां का ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, वो सरफेस वहीं पर है। बट क्या इसके ऊपर वाली लेयर कर रही होगी वर्तिका? यस सर। अब अगर ऊपर वाली लेयर कर रही हो, नीचे वाली लेयर मूव नहीं कर रही है, तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं। यस, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, किसी एक को दूसरे से तेज चलना। देख, अगर चैप्टर 3 में हमने सीखा था कि अगर एक कार है जो 50 की स्पीड से चल रही है, दूसरी भी 50 की स्पीड से चल रही है, तो इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? 50 माइनस 50, 0। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी विद रिस्पेक्ट टू। या ऐसे इमेजिन नहीं कर पाते हो तो ऐसे सोचो कि आप कार में बैठे हो, आपकी कार 50 की स्पीड से चल रही है, आपके बाजू वाली कार भी 50 की स्पीड से चल रही है, तो क्या आप दोनों साथ में ही नहीं चल रहे हो पूरे टाइम? और अगर साथ में चल रहे हो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे हो गए, कि आपके बीच का डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा है। तो याद रखना कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती थी तो हम बोलते थे इनका बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। बट अगर एक 60 की स्पीड से जा रही होती तो फिर इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना आता? 10। मतलब उस वक्त रिलेटिव मोशन हो रहा है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रिलेटिवली फास्ट या स्लो चल रहे हैं। समझ आया रिलेटिव वर्ड? अब मैं वही चीज यहां लगा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा है, बट क्या ग्राउंड के ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है? यस। अगर कर रही है तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक रिलेटिव मोशन। अब क्योंकि ग्राउंड तो निठल्ली है, मतलब मूव ही नहीं करना चाहती, इतनी आलसी है, तो ऊपर वाली को बहुत ज्यादा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ऊपर वाली भी मूव ना करे, क्योंकि वो रेस्ट पे है। तो वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी जो लेयर डायरेक्टली ग्राउंड के कांटेक्ट में है। बट अब यही क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करता हूं कि इसके ऊपर भी एक और लेयर होगी जो ग्राउंड के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, इस ब्लू वाली लेयर के कांटेक्ट में है। तो बेसिकली इनके बीच में भी रिलेटिव मोशन तो होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, बट क्या ऑरेंज वाली लेयर उतना ही फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रही होगी जितना ब्लू वाली लेयर ग्राउंड से कर रही थी? मेरा क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, क्या ऑरेंज वाली लेयर को फ्रिक्शन उतना ही फेस करना पड़ रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस ब्लू वाली लेयर जितना इस ब्लू वाली लेयर को ग्राउंड की वजह से करना पड़ रहा था? नो, क्योंकि ग्राउंड तो पूरी तरीके से रेस्ट पे थी, तो इसने बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाया इस पे। बट इस पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? नीचे वाली लेयर जो कंपैरेटिवली मूव कर रही है, रुकी हुई नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम हो गया होगा जैसे मैं थोड़ा ऊपर गया। तो क्या ये चीज चलती जाएगी?
अगर मैं इसके ऊपर और जाऊं तो अब ये वाली लेयर इसके कंपैरिजन में कम फ्रिक्शन फेस करेगी, इसके ऊपर वाली और कम, इसके ऊपर वाली और कम, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी और सबसे कम फ्रिक्शन किस लेयर का होगा? अपर मोस्ट लेयर, जो आप सरफेस पे देखते हो। क्या ये फिजिक्स समझ में आया जो मैंने आपको अभी बताया? तो इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को अगर मैं आपको एक साथ कहूं तो जैसे जैसे आप ग्राउंड से ऊपर आते हो, ग्राउंड की सरफेस से ऊपर आओगे, स्ट्रीमलाइंस की वेलोसिटी बढ़ते चले जाएगी। और सबसे ज्यादा कौन सी होगी वेलोसिटी? जो लेयर सरफेस पर प्रेजेंट है, क्योंकि उसको सबसे कम फ्रिक्शन फील हो रहा है। क्या ये चीज समझ आई? इफ यस देन गिव मी थम्स अप, और नहीं तो डाउट पूछ लो। दो में से एक चीज तो होना चाहिए। वेरी गुड। अब भाई जिसके थम्स अप बहुत सारों के आ गए, जिसके नहीं आए, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दो ही चीज है, या तो समझ नहीं आया या आप प्रेजेंट ही नहीं हो। सिर्फ वीडियो तो ऑफ है, तो बैठे हुए हो आप घर पे। यस आदि, ये बात हुई आदि कुछ? सर मैं ब्राउजर पर थम्स अप नहीं कर सकता। ओके ओके ओके, मतलब समझ आ गया ना, पॉइंट ये है। ओके ओके, चलिए। सो सबको एक चीज क्लियर हुई कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाओगे लेयर्स का वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। अब इसी को मैं मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, समझिएगा मैथ में कैसे ये कन्वर्ट होगा। एक फ्रेश डायग्राम बना रहा हूं, जो डायग्राम आपको भी बनाना है। तो आप अपने ही नोट्स में कहीं पर ये डायग्राम बना लीजिएगा बाजू में ही। वैसे तो उन्होंने बना के दिया है, बट जो मैं बना रहा हूं छोटा ही भले ही, बट नीट एंड क्लीन बना लो। ये है ग्राउंड, ग्राउंड का वेलोसिटी है 0, और ग्राउंड के ऊपर अब मैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बता देता हूं। अब थोड़ी दूर दूर बताऊंगा। ये आपकी स्ट्रीम लाइन से, अगर इस स्ट्रीम लाइन की बात करूं जो आपको नीचे से थर्ड लास्ट दिख रही है, उसका कुछ तो डिस्टेंस होगा ग्राउंड से। तो लेट से वो डिस्टेंस हो गया x, और उसका कुछ वेलोसिटी भी होगा। तो मान लिया हमने उसका वेलोसिटी है v। बट अभी हमने सीखा कि जो लेयर इससे ऊपर है, थोड़ी ही ऊपर है, तो मैं उसका डिस्टेंस कितना ले लेता हूं? x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आप सभी को पता है बहुत छोटे से चेंज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो x प्लस डेल्टा एक्स में मतलब ये लेयर इससे थोड़ी ही ऊपर है, और क्योंकि ऊपर है तो उसका वेलोसिटी इससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो उसके वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं? v प्लस डेल्टा v। डायग्राम दिख रहा है, मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है, ऐसा कुछ। यस हृदय? सर एक बार रिपीट करो, नहीं समझ में। यस यस। तुझे ये पता लगा कि लेयर जैसे जैसे ऊपर जाती है वेलोसिटी बढ़ती है? हाँ वो तो पता चला, कम कम फ्रिक्शन होते जाता तो है। मैंने ये बोला कि क्या इस लेयर की वेलोसिटी इससे कम होगी? इस लेयर पे हाँ। क्या इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी? हाँ समझ आ रहा है ना? मैं कान हाँ इधर से पकड़े उधर से। तो मैंने हाँ। अगर इसकी वेलोसिटी v बोली है तो इसकी वेलोसिटी क्या थोड़ी ज्यादा लिख सकता हूँ? v प्लस डेल्टा v। उसी के रिस्पेक्ट में डेल्टा वी। v अगर इसकी थी, अगर इसकी वेलोसिटी 10 है, हाँ तो इसकी वेलोसिटी 10 से थोड़ी ज्यादा होगी, हो सकता है 11 होगी। ओके। तो दिस डेल्टा v क्या है? वो 1। 1 का चेंज। ओके ओके। समझ आया ना? तो पर ये एक्स क्या है? डिस्टेंस, उन लेयर्स के कुछ तो डिस्टेंस होंगे ना ग्राउंड से। ओके अगर तू गहराई से डेप्थ से देखे तो ये x डेप्थ पर है ये लेयर। डेप्थ नहीं बोलूंगा, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम दी ग्राउंड ले रहा हूं मैं, फ्रॉम दी सरफेस। तो ये अगर x डिस्टेंस ऊपर है, तो अगर ये इससे थोड़ा ऊपर है तो x में थोड़ा डेल्टा x ऐड कर दिया मैंने। अगर ये 10 मीटर्स की हाइट नीचे से, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर्स। तो उसका और वेलोसिटी का कोई रिलेशन तो नहीं होगा ना? यार मैं तू मेरे को पढ़ा लेंगे, मैं जा ही तो रहा हूं हाँ उधर, कुछ बताने के लिए तो समझा रहा हूं मैं तुझे। ओके सर।
मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि क्या ये जो मैंने लिखा है वो पता लगा कि इस लेयर का डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड है x, और क्योंकि ये लेयर इससे थोड़ी ऊपर है तो ये हो जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स। हाँ क्योंकि ऊपर है तो उसका वेलोसिटी थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, तो मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया दोनों को। क्या यहां तक क्लियर है आप सभी को? 100%। ऑलराइट, ऑलराइट। तो बताओ इन दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हुआ? दिस v प्लस डेल्टा v माइनस v, डेल्टा v, या सॉरी सॉरी सॉरी, अब दिख रहा होगा। वेलोसिटी का चेंज कितना आया? डेल्टा v। और डिस्टेंस का चेंज कितना आया है? डेल्टा x। ये तो बेसिक चीज है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का चेंज हो गया डेल्टा x, और वेलोसिटी का चेंज कितना हो गया? डेल्टा v। इस डेल्टा v बाय डेल्टा x के रेशियो को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये बता रहा था भाई हृदय, मेरे को ये दोनों को समझाने के लिए ये टर्म समझानी थी मेरे को, वेलोसिटी ग्रेडियंट। हृदय, डिफाइन वेलोसिटी। The rate of change of displacement. Very good. Rate of change of displacement. Now, Shelly. Yes, sir. Shelly, हृदय ने एक वर्ड यूज किया, रेट। Yes. ये रेट का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रहा है। वेरी, मतलब आप सभी को एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब उसने वर्ड यूज किया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे डिवाइड किया है? टाइम से। ये रेट वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है कि भाई टाइम से डिवाइड हो रहा है। समझ आया? आपकी डिक्शनरी में एक और चीज ऐड कर देता हूं। फ्यूचर में जब कभी भी किसी चीज को डिस्प्लेस मतलब लेंथ से डिवाइड किया जाता है तो उसके लिए बोला जाता है ग्रेडियंट। तो अब वेलोसिटी को क्योंकि लेंथ से डिवाइड किया था इसलिए ये क्या हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे दो ग्रेडियंट आप 11th और 12th में और पढ़ने वाले हो। अपकमिंग चैप्टर नंबर 11th में आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो मतलब वहां पे क्या कैसा दिखने वाला फॉर्मूला? डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स या डेल्टा एल। टेम्परेचर को लेंथ से डिवाइड कर रखा है। 12th स्टैंडर्ड में आपको मिलने वाला है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब v को हम लेंथ से डिवाइड करेंगे, डेल्टा v बाय डेल्टा एल या डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स। तो मतलब अब ये याद रह पाएगा कि जब भी हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ में ग्रेडियंट इसको क्या बोल दूंगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे रेट वर्ड सुनते से पता लग जाता है टाइम से डिवाइड हो रहा है, वैसे ग्रेडियंट वर्ड अगर कहीं फ्यूचर में यूज हुआ तो समझ जाना किससे डिवाइड हो रहा है? उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का लेंथ से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये मुझे टर्म आपको बतानी थी क्योंकि मैं आपको एक लॉ बताने वाला हूं, उस लॉ में ये यूज होने वाला है। चलिए, सो अब उस लॉ पे ही चलते हैं डायरेक्टली। ये सबको लिखना पड़ेगा, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। नोट्स में इस चैप्टर में कुछ चीजें नहीं है जो मुझे बतानी है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं साथ साथ में। तो आगे मैंने कुछ चीजें अभी लिखवानी बाकी है, लिखते जाना साथ में। सबसे पहले हेडिंग, नीचे जो खाली जगह दिया हुआ है ना, अगर आपने वहां पे डायग्राम नहीं बनाया है, बना लिया है तो फिर ढूंढ लो खाली जगह आजू बाजू में। अगर नहीं बनाया वहां पे तो वहां पर हेडिंग लिखो आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स फ्रॉम Newton's law of viscous flow from Newton's law of viscous flow। न्यूटन भाई साहब ने कहा पहला पॉइंट, जो ये विस्कस ड्रैग होता है, जिस विस्कस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टैक्ट। ये आपने
डिफरेंस में भी पढ़ा है। फर्स्ट डिफरेंस यही था कि भाई ये विस्कस फ्लो जो होता है, विस्कस ड्रैग जो है वो लेयर के एरिया पे डिपेंड करता है, स्ट्रीमलाइन के। तो बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टेक्ट। जितना ज्यादा एरिया होगा लेयर्स का, उतना ही ज्यादा ये विस्कस ड्रैग उनके बीच में लग रहा होगा। सेकेंड पॉइंट, directly proportional to the, it is directly proportional to the velocity gradient delta v by delta x. It is directly proportional to the velocity gradient between the two layers, between the two layers. अब आप सभी को एक चीज तो क्लियर है ना कि अगर मैं कभी फ्यूचर में इस डेल्टा को dv लिख दूं और इसको dx लिख दूं तो चल जाएगा। ये बहुत छोटे चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे भी छोटा चेंज रिप्रेजेंट करना हो तो इसको लिख दिया जाता है dv by dx। डिफरेंशिएशन आपने चैप्टर 3 से पढ़ते आ रहे हो, तो ये लिखूं या ये लिखूं बात एक ही है। तो विस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो ये कहता है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे जो इक्वेशन बनता हुआ दिखेगा वो कैसा होगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया था एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो a, और ये dv बाय dx या डेल्टा v बाय डेल्टा x, ऐसा बन जाएगा इक्वेशन। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो यहां पर आ जाएगा एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं ईटा। अब याद करो, ये ईटा आपको चैप्टर नंबर 2 से बताया जा रहा था जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करते थे कि ईटा कुछ होता था जिसमें एन का एक टांग बड़ा कर दिया जाता है। क्या बोलते थे इसको, आन्या क्या बोलते थे ईटा का नाम? सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये यहां पर आता है एक्चुअली, जो आपको प्रॉमिस किया गया था चैप्टर 10 में बताया जाएगा। अब बेसिकली है क्या, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी था। मतलब देखो, एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हर लिक्विड में होगा। dv बाय dx से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हर लिक्विड में होगा। बट अब लिक्विड अगर हनी हुआ और लिक्विड वाटर हुआ तो उसका ईटा अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये उस लिक्विड पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड आप कौन सा कंसिडर कर रहे हो, और फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड ये कांस्टेंट टर्म है। मतलब आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा या तो निकालने को बोला जाएगा, बाकी सब देखें। यहां पे एक माइनस साइन और आता है, ये क्यों आता होगा कोई बताएगा मुझे? माइनस साइन का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या होगा? यस वासव। सर क्योंकि विस्कोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। मैं वर्ड विस्कोसिटी यूज वापस से बोल रहा हूं, मत करना, क्योंकि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी कोई डायरेक्शन वाइज नहीं, वो तो प्रॉपर्टी थी। बट विस्कोसिटी पढ़ाते वक्त मैंने एक और तुझे टर्म बताया था, और वो था विस्कस ड्रैग। अरे ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है यार। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का हमेशा अपोज ही कर रही होती है, तो वो अपोजिशन फॉर्मूले में कहीं तो मुझे दिखाना पड़ेगा। वो ये माइनस साइन दिखा रहा है कि भाई ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स, ये मोशन का अपोज कर रही है वहां पर, तो ये माइनस साइन उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फाइनल फॉर्मूला आपका बनता है, ईटा को अगर मैं फॉर्मूले के टर्म्स में लिखूं यहां से, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा आपका ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए dv बाय dx, और f बाय a dv एज इट इज, dx शिफ्ट हो गया ऊपर विद नेगेटिव साइन। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आता है दूसरा स्टेप। हर फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम उसका एसआई यूनिट ढूंढते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगा, निकालो। ये आपके सामने ईटा का फॉर्मूला मैंने बना दिया है। आपको अब इंडिविजुअली तो सबके यूनिट्स पता है, तो भाई फिर ऐसा यूनिट बना ही सकते हो। यस हृदय, मान सकते हैं।
निष्ठा आपका आंसर सही था, अपोजिंग फोर्स, वेरी गुड। मुझे ये चार्मी मुझे ऐसा यूनिट निकालने में हेल्प करेगी क्या इसका? चार्मी, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्मी आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया उसमें फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? चलो, आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चार्मी आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं शिफ्ट हो जाता हूं। धनवी हेल्प करेगी? यस सर। सो धनवी, फोर्स का ऐसा यूनिट? सर न्यूटन। गुड। dx का? मीटर। Yes, dx is nothing but change in length. Length का यूनिट क्या होगा? मीटर। Very good. Area? मीटर स्क्वायर। Meter square. Good. And then dv? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, change in velocity, तो meters per second, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस सेकंड इनवर्स था, ये ऊपर जाके पावर 1 हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूले से मैं ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेकर आया हूं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। गुड, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? बट अगेन इसका यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे से ज्यादा यूज, जैसे प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पता है आपका सभी को, फॉर्मूले से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बट लिखते तो पास्कल हो। पावर का यूनिट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन होता है जूल, टाइम होता है तो जूल पर सेकंड इज पावर, पर लिखते तो वॉट हो। वैसे ही न्यूटन इज दी ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, पर न्यूटन तो साइंटिस्ट पे से आया था। फोर्स का फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सेलरेशन था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फॉर्मूले वाला था। तो वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पॉसई। ये एक्चुअली फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं जिसको फ्रेंच ज्यादा आती है वो मेरे से अच्छे से बोल पाएगा। तो पॉइसली डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे उसका शायद स्पेलिंग तो पॉइसली निकलता है, बट किसी फ्रेंच स्टूडेंट ने मुझे सिखाया था, सर इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होगा, पॉसई। अब आई डोंट नो, आप में से कोई फ्रेंच जानता है तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दो, बाकियों को भी सिखा दो। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उसके ऊपर से आया था। तो ऐसा यूनिट इसका होता है POISEUILLE। तो मैं तो पॉइसली बोल देता था, बट मुझे बताया कि भाई फ्रेंच है तो फ्रेंच में ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा आपको, तो होता पॉसई। जैसे फरारी, नाम सभी ने सुना होगा, बट फरारी हम बोलते हैं, फरारी एक्चुअल उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वो इटली वाला प्रोनाउंसिएशन आता है फरारी, ऐसा अलग जिसमें हम तोतला साउंड करेंगे वो ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो चेंज हो जाता है। जैसे ऑडी कार सभी ने देखा होगा, पर वो ऑडी नहीं, आउडी। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसकी आउडी या आउडी ऐसा बोलते हैं वो लोग, पर हम ऑडी कर देते हैं, चलता है। तो हम स्पेलिंग पे जाते हैं, हम एक्सेंट तो उनके नहीं जा रहे होते हैं। तो इसका भी ऐसा ही है भाई, तो याद रखना, बाकी सब भूल जाओ। ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉसई, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीएल। आईपीएल का आई हटा देना, पीएल। तो ये ऐसा यूनिट बनता था। ये मैंने फॉर्मूले से आपको बताया, ये भाई साइंटिस्ट वाला था। अब हर एक और चीज बता देता हूं, फिर हम एंड करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सबके सीजीएस यूनिट भी वो पढ़ते हैं हम साथ साथ में, अगर ऐसे ही पढ़ रहे होते तो मुझे महर्ष फॉर्मूले से सीजीएस यूनिट बनाएगा? हेलो सर।
यस मर्श, इस फॉर्मूले से न्यूटन की जगह पे सीजीएस में क्या आएगा? पास्कल। न्यूटन, वो पास्कल प्रेशर होता था, न्यूटन फोर्स है। डायन सुना है कभी? यस सर। तो सुना डायन में, डायन लिखना नहीं, डाइन होता है ना, या डाइन कुछ लीवा है नहीं, याद रखना। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, चैप्टर 2 में आपको बताया गया है। और मर्श सेकंड का सीजीएस यूनिट टाइम का आर अरे मिनट। आर बात सेकंड। हम सीजीएस में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम्स एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। मतलब टाइम हर केस में सेकंड ही रहेगा, वो तो कंफ्यूज करने के लिए तेको बोला था। और मीटर की जगह सेंटीमीटर। यार ये तो अच्छा है, ये तो बोल सकता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आता है इसका सीजीएस यूनिट फॉर्मूले से। बट अगेन एसआई यूनिट उसका होगा पॉइस, सॉरी जनरली सीजीएस यूनिट ये नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है पॉइस। तो पॉइस इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? पॉइस। और इन दोनों का जो कन्वर्जन होता है वो होता है 1 पॉइसली, मेरे बार बार निकलता है, बट 1 पॉइसई इज इक्वल्स टू 10 पॉइस। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, नोट्स में ये नहीं दिया हुआ है, लिख लेना। तो पॉइस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, एंड व्हाट इज ईटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पॉइसई इज द एसआई यूनिट ऑफ ईटा, शॉर्ट फॉर्म पीएल, और इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं है, पॉइस लिखने का, यहाँ सबके शॉर्ट फॉर्म नहीं ढूंढने का। 1 पीएल इज इक्वल टू 10 पॉइस। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर, मतलब अगर फ्यूचर में ईटा आपको क्वेश्चन में पॉइस में दिया है तो याद रखना ये सीजीएस से छोड़ के ऐसा नहीं आना, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको पॉइस में। ठीक है, इससे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ये सब पूछ के कि विस्कोसिटी क्या है, विस्कस ड्रैग क्या है, तो इतना मैं पूछूंगा और फिर कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में आगे वाला पार्ट। तो प्लीज इतना पढ़ के आना। ओके भाई निश्चित, चलो भाई बाय 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 बाय। आपका क्लास होगा। हृदय, कुछ आपको डाउट है?